नमस्कार। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट थोरैसिक और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में। तो आज जिस बीमारी की हम बात करेंगे बहुत ही रेयर बीमारी है। शायद मैं कहता हूँ कम से कम 80% फिजिशियंस डॉक्टर्स वगैरह ने भी इसका नाम नहीं सुना होता। इसको कहते हैं इवेंट्रेशन ऑफ डायफ्राम। इवेंट्रेशन ऑफ डायफ्राम होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। डायफ्राम क्या है? डायफ्राम एक मसल है जो रेस्पिरेशन सांस की प्रोसेस में हेल्प करती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट मसल है रेस्पिरेशन की, जो हम सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं। सो ये मसल कहां पे है? आपके पेट और आपकी छाती के बिल्कुल बीच में ये मसल है। इस मसल की वजह से ही फेफड़े जो हैं वो मूवमेंट करते हैं जब हम सांस लेते हैं। सो अगर किसी कारणवश इस मसल का पैरालिसिस हो जाए, इस मसल को लकवा मार जाए, जैसे कि आम भाषा में कहते हैं, तो होता क्या है कि ये मसल अपना मूवमेंट जो है वो बंद कर देती है और आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आपने देखा होगा पैरालिसिस के पेशेंट में क्या होता है, जिस मसल को या जिस अंग को वो यूज नहीं करते वो बिल्कुल पतला सा हो जाता है, बेकार सा हो जाता है। तो ये मसल भी बिल्कुल पतली सी हो जाती है, बेकार सी हो जाती है। इस बीमारी को कहते हैं इवेंट्रेशन ऑफ डायफ्राम। होती किन कारणों से है? कभी कभी चोट लगने के कारण, कभी कभी टीबी वगैरह हो जाने के कारण, कभी लिम्फ नोड की डिजीज हो जाने के कारण, कभी लिम्फ नोड का कैंसर हो जाने के कारण, कभी कोई सर्जरी करते दौरान। तो एक नर्व होती है हमारी छाती के अंदर जिसको कहते हैं फ्रेनिक नर्व, जो इस मसल को सप्लाई करती है, उसको चलने में मदद करती है। किसी भी कारणवश अगर ये फ्रेनिक नर्व डैमेज हो जाए तो हमारे मसल का पैरालिसिस हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ये मसल पतली होती जाती है। पतली होने के कारण ये बिल्कुल अपना काम करना छोड़ देती है और फिर ये ऊपर 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 चढ़ती जाती है पैरालिसिस होने के कारण। और इसके ऊपर क्या है? फेफड़ा है। फेफड़े को दबाना शुरू कर देती है। साइड में हार्ट होता है, उसको दबाना शुरू कर देती है। तो पेशेंट को प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? नॉर्मल पेशेंट जो चलता फिरता था, सीढ़ियां चढ़ता था, वो अब 2 फ्लोर चढ़ने के बाद भी उसका सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है। जो अपने ऑफिस में अपना काम नॉर्मली कर रहा था, फाइल्स यहां से वहां ले जा रहा था, उसको लगता है कि मैं अपने डेस्क से उठूं ही ना बिल्कुल भी, क्योंकि मेरी तो सांस फूलना स्टार्ट हो गई है। बड़ा अजीब लगने लगता है उसको, ब्रेथलेसनेस एक यंग पेशेंट को क्यों हो रही है। तो वो अपने आप को इवेल्युएट कराने चाहता है। 50% केसेस में तो पहले डायग्नोसिस ही बनना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस डायग्नोसिस है। तो उन पेशेंट्स को मेदांता जैसे एडवांस सेंटर में रेफर कर दिया जाता है। अब जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं? हम पहले सबसे पहले एक एक्सरे कराते हैं। एक्सरे में हम ये एटलीस्ट पता चल जाता है कि जो डायफ्राम की पोजीशन है वो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मली यहां होनी चाहिए पर ये तो यहां आ गई हुई है। अब देखना है कि इसमें आगे हुआ क्या, क्यों हुआ ये। सो हम उनके कुछ एडवांस टेस्ट कराते हैं, जैसे फ्लोरोस्कोपी जिसमें हम उसकी मूवमेंट देखते हैं, एक एडवांस अल्ट्रासाउंड, कई बार हम एमआरआई कराते हैं, कई बार हम सीटी कराते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट की बैटरी करके हम ये देखते हैं कि इस मसल, इस डायफ्राम के साथ हो क्या रहा है। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट जो कराया जाता है वो होता है पीएफटी, जिसको कहते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसमें आपकी लंग की कैपेसिटी देखी जाती है। तो ये 2 पोजीशंस में कराते हैं। आप इनके पेशेंट से जब बात करेंगे वो भी आपको बताएंगे कि बैठने में तो चलो हमको थोड़ा ठीक लगता है, पर जैसे ही हम लेटने की कोशिश करते हैं सांस बहुत ज्यादा फूल जाता है। तो ये पीएफटी के अंदर ही ऐसी चेंजेस को हम देखते हैं। कैसे कराते हैं? बिठा के पीएफटी करते हैं उनका और लिटा के पीएफटी करते हैं, और फिर इसमें डिफरेंस देखते हैं। अगर डिफरेंस 20% से ज्यादा है तो 100% हमारा ये बन जाता है कि डायफ्राम के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई है। अब ये सारे टेस्ट कराने के बाद पेशेंट को बताया जाता है उसको क्या प्रॉब्लम है और उसको इसका इलाज समझाया जाता है। इसका इलाज होता क्या है? इसका सिंपल एक इलाज है, वो है सर्जरी। सर्जरी का नाम है प्लाइकेशन। प्लाइकेशन होता है, हम छाती के अंदर जाते हैं और जहां ये डायफ्राम है उसको उठाते हैं, और जैसे लेडीज लोग साड़ी बांधती हैं, साड़ी में प्लीट्स लगाती हैं, वैसे ही डायफ्राम में प्लीट्स लगाई जाती हैं। उसको पूरा का पूरा पिचका दिया जाता है टांके लगा के और अपनी नॉर्मल पोजीशन पे लाया जाता है। अब कई बार हम सोचते हैं कि जो हमने ये टांके लगाए हैं, अगर किसी कारणवश भागने दौड़ने की वजह से, कोई रिस्ट्रिक्शन तो रख नहीं सकते। अब किसी पेशेंट ने सर्जरी भी करा ली और वो उसको हम कहें नहीं जी आप बेड पे लेटे रहो, ये काम मत करो, वो कहेगा फिर भैया आप सर्जरी ही क्यों कर रहे हो हमारी। तो हम ये सोचते हैं कि किसी भी कारणवश हमारे ये टांके कभी ना खुले, तो हम वेदांता में पर्टिकुलरली इस
रिपेयर के ऊपर, प्लाइकेशन की रिपेयर के ऊपर मेश जरूर लगाते हैं, जिसको कहते हैं मेश प्लास्टी। तो एक लेयर हो गई जो हमने टांके लगा के सुदृढ़ किया उसको, और एक लेयर उसके ऊपर हो गई इस मेश की। ये दोनों चीजें करने के कारण पेशेंट की ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए रिजॉल्व हो जाती है। लंग वापस अपनी जगह पे फूल जाता है, हार्ट वापस अपनी जगह पे आ जाता है, पेशेंट की ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि मेदांता में ये किस पद्धति से किया जाता है? तो दो मेजर पद्धतियों से ये एडवांस सर्जरी हम करते हैं। पहली पद्धति का नाम है रोबोटिक सर्जरी, जिसमें रोबोट की आर्म की मदद से ये फाइन सर्जरी की जाती है और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। दूसरा तरीका है वैट्स करके, दूरबीन की सर्जरी करके करना। दोनों ही पद्धतियां बहुत अच्छी हैं और पेशेंट बिल्कुल इससे ठीक हो जाता है। सो रोबोटिक सर्जरी होने के कारण, वैट सर्जरी होने के कारण बहुत ही जल्दी पेशेंट अपनी दिनचर्या में वापस चला जाता है और बिल्कुल अपनी नॉर्मल लाइफ जीता है। तो आज हमने जाना कि इवेंट्रेशन क्या होता है, डायफ्राम क्या होता है, उसका पैरालिसिस कैसे होता है, और मेदांता जैसे हॉस्पिटल में इनकी एडवांस सर्जरीज कैसे की जाती हैं। अब कई लोग समझते हैं कि मेदांता में तो ये सर्जरीज बहुत ज्यादा कॉस्टली होती होंगी, तो मैं ये बताना चाहूंगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने इन सर्जरीज को बहुत ही सब्सिडाइज रेट पे करना स्टार्ट कर दिया है, जिसके कारण आम जनता की रीच में भी अब ये सर्जरीज पहुंच गई हैं, और वो भी मेदांता जैसे अस्पताल में आके, बड़े अस्पताल में आके अपना अच्छे से अच्छा इलाज करवा सकते हैं। धन्यवाद।